इकोनॉमिक्स की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें हम जो है आज जो अर्थशास्त्र है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से एमसीक्यूज लेकर आए हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि जोखिमों से बचने वाले व्यक्ति द्वारा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से जो है वो रिस्क एडवर्स जो है वो उसके द्वारा एफर्ट या मेजर यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें है संसाधनों का वैविधीकरण, ठीक है, इंश्योरेंस ऑफ रिस्क इवेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिस्क इवेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ए बी डी। इसमें जो सी है टोटल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज वो जो है वो नहीं किया जाता है, क्योंकि जोखिमों से बचने के लिए, जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए जो उपाय हैं वो है संसाधनों का वैविध्यीकरण, जोखिम घटना की कमी और जोखिम घटना की जानकारी का मूल्य। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। तो ये जो है इसका आंसर हमारे पास आएगा जे के मेहता। ठीक है, जे के मेहता ने कहा था कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। और इन्होंने जो है ये एक भारतीय दार्शनिक थे, सन्यासी थे, ठीक है, और इकोनॉमिस्ट भी थे। इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी जिसमें अर्थशास्त्र एक विज्ञान जो कि मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचने के लिए संसाधनों का अध्ययन करता है। और उन्होंने अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य संतुष्टि में वृद्धि करना नहीं बोला था, बल्कि बोला था कि वास्तविक सुख में वृद्धि करना जो है अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। और वास्तविक सुख की प्राप्ति इच्छाओं से अधिक रखना नहीं बल्कि न्यूनतम रखनी होगी। ठीक है, तो वास्तविक सुख प्राप्त करना और उसमें जो है इच्छाओं की जो है हमें ज़्यादा जो है वो वृद्धि नहीं करनी है, इच्छाओं को हमें कम रखना है। इसके बाद है स्केर्सिटी ऑफ मीन्स टू सेटिस्फाई एंड्स ऑफ वेरिंग importance is an important एबिक्यूट्स कंडीशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इस कॉन्सेप्ट में कि विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्बलता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। ये जो है इसका जो आंसर होगा वो होगा रॉबिन्स। ठीक है, तो रॉबिन्स के अकॉर्डिंग विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति के लिए साधनों की दुर्बलता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। ये रॉबिन्स ने बोला था ये। और रॉबिन्स के साथ साथ जो दुर्लभता संबंधित, ठीक है, जो स्केर्सिटी से संबंधित जो इकोनॉमिस्ट थे हमारे वो थे रॉबिन्स, लर्नर, एरिकॉल तथा विकिसड। ठीक है, ये जो है ये दुर्लभता से संबंधित हमारे इकोनॉमिस्ट थे। नेक्स्ट आता है कि अर्थशास्त्र की विकास केंद्रीय परिभाषा किसने दी है। तो ये दी है पाउल ए सैमुअल्सन ने। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा की अगर हम बात करें तो पाउल ए सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मुद्रा के प्रयोग द्वारा अथवा मुद्रा के बिना, ठीक है, मुद्रा द्वारा एंड मुद्रा के बिना जो है किस प्रकार मानव और समाज एक निश्चित अवधि के लिए विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो दुर्लभ साधन होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उन्होंने जो है समाज के विभिन्न लोगों और जो समाज के लोगों के ग्रुप्स होते हैं उनके बीच जो है वो वर्तमान निकट भविष्य में उपयोग के लिए जो वितरित साधन है उनका उल्लेख किया था इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। ठीक है, ये कथन किसने दिया था। तो इसका जो है इसका आंसर है मार्शल। ठीक है, मार्शल ने बोला था कि ये स्टेटमेंट मार्शल ने दी थी और इनके कथन के अनुसार कल्याण संबंधी परिभाषा जो है पे इन्होंने फोकस किया था। और कल्याण संबंधी जो परिभाषाएं थी जिन पे अन्य जो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने फोकस किया था वो लाइक अल्फ्रेड थे। ठीक है, अल्फ्रेड हो गए, हमारे मार्शल हो गए, पीगू हो गए, जेएस मिल, कैनन, एली एंड बैब्रीज। ठीक है, ये सभी जो है वो कल्याण संबंधी समस्या पे जो है सॉरी कल्याण संबंधी जो हमारी इकोनॉमिक्स थी, ठीक है, उस पर फोकस करते थे कि मानव कल्याण ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है
अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी थी? ठीक है, ये अभी देखो, अभी हमने पढ़ा है, इसको आप जो है बड़े अच्छे से बता सकते हो, रॉबिन्स ने। ठीक है, देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन भी। अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है, क्यों? क्योंकि वैकल्पिक उपयोग होते हैं, है ना, वैकल्पिक उपयोग होते हैं। चयन की समस्या तभी होती है जब हम लकड़ी, देखो लकड़ी का एग्जाम्पल है ना, लकड़ी से फर्नीचर भी बनाया जा सकता है, उसको मकान के लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, भोजन बनाने के लिए यूज़ हो सकता है। अब लकड़ी का यूज़ कहाँ करें? ठीक है, वो उसके तो वैकल्पिक यूज़ हैं, तो यही समस्या है कि विच वन इज़ द बेस्ट यूज़। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय किसे दिया जाता है? जो इंडक्टिव मेथड और ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, उसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जर्मन की ऐतिहासिक विचारधारा को। बेसिकली जो जर्मन की ऐतिहासिक विचारधारा थी, उसमें ही जो है वो आगमन रीति का प्रारंभ निगमन रीति के दोषों को दूर करने के लिए किया गया था। और बेसिकली जो है आगमन नीति जो है वो जो स्टार्ट हुई थी, रोशर की बुक थी। ठीक है, रोशर जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी बुक थी राजनीतिक अर्थशास्त्र। ठीक है, ये 1854 में आई थी। इसमें जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने आगमन नीति का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सूचियां मिलानी है हमें, जिसमें हमें दिया है कि आर्थिक विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व पर एक निबंध। ठीक है, तो इस पे जो है एक निबंध किसने लिखा था? रॉबिन्सन ने। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज। तो ये की थी एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ। ठीक है, ये यहाँ पे एडम स्मिथ है। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र के सिद्धांत। अर्थशास्त्र के सिद्धांत हमें पता है किसने दिए थे? मार्शल ने। ठीक है, यहाँ पे मार्शल है ये। और उसके बाद आता है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है तो ये सैमुअल्सन ने, इसका विकास सैमुअल्सन ने किया था। तो ए का जो है, ए का 2, बी का जो है हमारे पास यहाँ पे 3, और सी का 4 और डी का 1। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या। ठीक है, अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या, देखो लेक्चर के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या हमने अभी जो है वो डिस्कस भी की, क्योंकि अल्टरनेटिव यूज होते हैं ना, विच वन इज बेस्ट। ठीक है, उसके बाद है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध। ठीक है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत से, क्योंकि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो व्यक्तिगत इकाइयां होती हैं, लाइक उपभोक्ता का व्यवहार, कीमत हो गया, बाजार हो गया, फर्म हो गया, है ना, माइक्रो। ठीक है, तो ये तो सारी जो है वो मैक्रो से संबंधित हैं, तो माइक्रो से संबंधित एक ही है यहाँ पे। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसको आर्थिक विश्लेषण में प्रभाचर नहीं माना जाता है? तो ये इसका ऑप्शन आएगा सी, मुद्रा पूर्ति एवं सार्वजनिक ऋण जो है वो आर्थिक प्रभाव विश्लेषण का प्रभाचर नहीं है, आर्थिक विश्लेषण का प्रभाचर नहीं है। उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। सो ये तो हम बहुत इजीली बोल सकते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है इसमें दोनों हमारे पास रहते हैं। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध। ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से। ये बहुत इजी है, क्योंकि समष्टि होता है विस्तृत। किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है, सप्लाई से हमारा क्या संबंध होता है? तो सप्लाई से मतलब होता है समय की प्रति इकाई पर मूल्य विशेष पर विक्रय हेतु वस्तु को प्रस्तुत करना। ये लॉ ऑफ सप्लाई में हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद है निम्न में से कौन सी भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से जो है, इसमें अगर हम बोले तो रॉबिन्सन की परिभाषा, क्योंकि रॉबिन्सन ने तो संसाधनों की दुर्लभता से संबंधित बोला था ना, तो वो परिभाषा जो है इसमें नहीं आती है। पूंजीवाद में इसका अभाव है। किसका अभाव है पूंजीवाद में? ठीक है, सरकारी नियंत्रण का, क्योंकि उसमें जो जो है कैपिटलिस्ट होते हैं ना, वो तो इसमें जो है वो निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है, तो इसमें सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। समाजवादी समाज में होता है। समाजवादी समाज में क्या होता है? उपरोक्त सभी होते हैं, कीमत अंतर भी होता है, योजना भी होता है, समिति का सरकारी नियंत्रण भी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है। धन को क्या माना जाता है? आभूषण। ठीक है, आभूषण। ये जो है इसकी अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में धन को आभूषण माना जाता है, जबकि सूर्य की किरणों को माँ,
ठीक है? और एक पेड़ की छाया को आर्थिक पहलू नहीं है, ठीक है? एक पेड़ की छाया कोई भी आर्थिक पहलू नहीं है, इसलिए अर्थव्यवस्था को धन जो है वो अर्थव्यवस्था में इसे धन नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो माँ का जो मातृत्व है उसको भी आर्थिक पहलू माना जाता है, ठीक है? और सूर्य की किरणों को भी, है ना? तो इसमें जो है बेसिकली आभूषण माना जाता है सूर्य की जो बेसिकली निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था में धन पाया जाता है, ठीक है? तो आभूषण, है ना? आभूषण का संबंध किससे है? धन से है। लेकिन जो हमारा माँ का नेतृत्व है, पेड़ की छाया है, सूर्य की किरणें हैं, ठीक है? ये तो नेचुरल चीज़ें हैं ना, ये माँ के मातृत्व से संबंधित चीज़ें हैं। इसमें धन से संबंधित क्या है? आभूषण है। उसके बाद है सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत एक प्रामाणिक परिकल्पना है और इस परिकल्पना को जो है अधिमान देते हैं। ये भविष्यवाणी करने के लिए योग्य होती है कि क्या होने वाला है, ये चीज़ जो है ये बताती है।